नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टॉप 30 सीरीज करेंट अफेयर्स। ये जो 30 क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसी कारण हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज़ के साथ बने रहिएगा। इसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आइए इसका जो पहला क्वेश्चन है हम डिस्कशन करते हैं और यह है पहला क्वेश्चन, हाल ही में सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? तो सौर क्रांति का संबंध है अफ़गानिस्तान से। अब ये जो सौर क्रांति है, सौर क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो 1978 में हुआ था। कहाँ? अफ़गानिस्तान में। और ये शुरू हुआ था, वहाँ के एक राष्ट्रपति थे दाऊद खान। दाऊद खान की सत्ता के अगेंस्ट वहाँ की जो पब्लिक थी समाजवादी क्रांति करी थी, वो हुआ था अप्रैल में। इसी कारण उसे अप्रैल क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सौर क्रांति जो था अफ़गानिस्तान में समाजवादी सरकार या सोशलिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना से रिलेटेड है। और ये कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। अब समाजवादी सरकार की स्थापना से संबंधित तो आप समझ सकते हैं जी, जो मूवमेंट हुआ होगा, इस मूवमेंट की जड़ें कहाँ होगी? सोवियत संघ, यूएसएसआर के साथ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 हाल ही में खबरों में रहा, किस पद की नियुक्ति से संबंधित है? तो 93 अनुच्छेद जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष के नियुक्ति से संबंधित है। तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, आप जानते हैं लोकसभा में एक अध्यक्ष होते हैं और दूसरा उपाध्यक्ष होता है। तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा में दूसरा सर्वोच्च विधायी अधिकारी होते हैं। अब यह चर्चा में इसलिए रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 5 राज्यों राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड के डिप्टी स्पीकर का चुनाव को विफल रहने पर नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट जो है नोटिस जारी किया था। इन सभी राज्यों के कौन कौन से राज्य थे? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को डिप्टी स्पीकर का चुनाव करने में विफल रहने पर नोटिस जारी किया था। इस कारण यह अनुच्छेद 93 ये चर्चा का विषय रहा था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक जारी किया? तो ये जो मंत्रालय है वो है खान मंत्रालय या खनिज मंत्रालय बोल सकते हैं। तो ये जो है ड्राफ्ट भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक, ये क्या है कि सार्वजनिक सुझावों के लिए खान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। और इसमें यह है कि जो विरासत स्थल है एवं राष्ट्रीय महत्व के जो भू अवशेष हैं उसकी घोषणा की गई, उसकी संरक्षण कैसे किया जाए, उसके रख रखाव संबंधित ये प्रावधान किए गए हैं। अब इन उद्देश्यों का ये जो विधेयक है, इसका उद्देश्य क्या है कि इनको साइट पे, जो वेबसाइट होते हैं, वेबसाइट पे इसका अनुसंधान, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना। इसके अलावा इसका फिजिकल मतलब जो भी पुरातत्व अवशेष हैं या विरासत स्थल हैं वहाँ पर दिशा निर्देशों को जारी करना है। ठीक है, तो इसके उद्देश्य के बारे में हम समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही आईटी एक्ट की धारा 133A का इस्तेमाल किस ऑफिस में सर्वे करने के लिए किया गया था? अब देखिए, धारा 133A इम्पोर्टेंट है। 133A किससे रिलेटेड है? तो यह है, आप देखिए कि ये चर्चा में रहा था। अभी आपको पता होगा बीबीसी के ऑफिस में अभी हाल ही में छापा मारा गया था आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा। अब ये जो आईटी डिपार्टमेंट है, ये जो छापा लगाया गया वो धारा 133 के तहत, 133A के तहत आईटी विभाग ने छापा मारा था बीबीसी कार्यालय में। और ये अधिनियम क्या है? धारा 133 से अधिनियम 1961 का है, 1961 का अधिनियम है। और इसी के तहत आईटी विभाग ने बीबीसी के कार्यालय पे छापा मारा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भर्ती में
अनुचित साधनों को रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश को मंजूरी दिया है। कहा जा रहा है कि किस राज्य ने भर्ती में अनुचित साधनों को रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश को मंजूरी दिया है, तो वो ये है उत्तराखंड। आप जानते हैं जो पेपर लीक का जो मामला है ये काफ़ी विवाद का विषय रहता है। आप बिहार में भी देखे होंगे पेपर लीक का मामला हुआ था, और ऐसे कई स्टेट्स में देखने को मिलते हैं जब प्रतियोगी परीक्षाओं जो होती है उसमें धांधली देखने को मिलता है। तो इसी क्रम में उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है उसने इसे रोकने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दिया है, और अध्यादेश है 2023। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है अध्यादेश का? अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम हेतु उपाय, इस तरह का अध्यादेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ मिलकर डिजिटल वर्क प्लान 2023 अपनाया है? डिजिटल वर्क प्लान 2023 अपनाया है किस ब्लॉक के साथ मिलकर? तो वो है डिजिटल वर्क प्लान बनाया है भारत ने आसियान के साथ मिलकर। क्या है कि भारत के साथ तीसरा आसियान डिजिटल मंत्री का बैठक हुआ था। ठीक है, और तो भारत और फिलीपींस ने बैठक की सह अध्यक्षता की थी, और इसी में भारत आसियान ने डिजिटल कार्य योजना का प्लान तैयार किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीधा सीधे कि डिजिटल वर्क प्लान 2023 किसके साथ अपनाया गया है? तो वो है आसियान के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने 2023-24 के बजट में 19,000 करोड़ रुपये के महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की है? तो 19,000 करोड़ रुपये का जो पैकेज, राहत पैकेज, वो राजस्थान ने घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की मेज़बानी कर रहा है दुबई। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान, आप जानते हैं भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में है। अगला, ब्रिगेडियर BD मिश्रा को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो BD मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। BD मिश्रा कहाँ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? उपराज्यपाल ये नियुक्त किए गए हैं लद्दाख के। आप जानते हैं जो इनकी नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अभी राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अभी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन, कपड़ा मंत्रालय के टेक्नोटैक्स 2023 कार्यक्रम की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? टेक्नोटैक्स 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? ये कर रहा है मुंबई। तो ये जो टेक्नोटैक्स है, टेक्नोटैक्स 2023, ये किस मंत्रालय का है? कपड़ा मंत्रालय का, और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? मुंबई। अब देखिए टेक्नोटैक्स 2023 क्या है? ये इन्वेंसिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? इन्वेंसिंग इंडियन टेक्सटाइल 2023 ये मेजबानी है, और जो लक्ष्य है एट 2047, इसका मतलब इन्वेंसिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एट 2047 है। ये जो है 2047 इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल इन्वेंसिंग जो है ये 247 जो है ये कपड़ा मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है ये, और इसका आयोजन कौन कर रहा है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्रीज अर्थात फिक्की कर रहा है। ठीक है, तो टेक्नोटैक्स का आयोजन कौन कर रहा है? फिक्की कर रहा है, और किस मंत्रालय का है? कपड़ा मंत्रालय का है। कौन सा शहर कर रहा है? तो मुंबई कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो टेक्नोटैक्स है आप मेंस के आंसर राइटिंग में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का मेजबान है? अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का मेजबान कौन है? तो वो है दिल्ली। ये जो प्रौद्योगिकी मेला है इसका उद्घाटन माननीय जो राष्ट्रपति महोदय हैं द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया, और ये एक वैश्विक मेला है, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय है ये, तो वैश्विक मेला है, और ये क्या है? ये 25वां मेला है इस तरह का। ठीक है, यह उभरती हुई प्रौद्योगिकी जो भी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज जो टेक्नोलॉजी है
उसके 11 क्षेत्रों को कवर करती है, मतलब 11 टाइप के टेक्नोलॉजी को ये कवर करती है। और इसमें जो नीति आयोग के विभिन्न नीतियों के निर्माता जो हैं, नीति आयोग से कुछ विशेषज्ञ हैं, और जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ के सीईओ, रिसोर्स जो कर्मी हैं HR से, व्यापार से और गणमान्य व्यक्ति जो है उनको एक वैश्विक मंच प्रदान करता है ये अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023। अगला देखते हैं जल जन अभियान हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया। तो जल जन अभियान जो है वो राजस्थान में उद्घाटन किया गया है, और ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उद्घाटित किया गया जल जन अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, और इसका लक्ष्य है 10 मिलियन लोगों तक पहुंचना, और इसमें 10,000 कार्यक्रम को आयोजित किया जाना है। ठीक है, और ब्रह्मा कुमारी संगठन का जो मुख्यालय है वर्तमान में माउंट आबू में, वो इसका कोऑर्डिनेटिंग है। तो जल जन अभियान किस राज्य का है? राजस्थान का है, और इसका उद्घाटन किसने किया था? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और ये क्या करता है? जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय एवं ब्रह्मा कुमारी जो संगठन है उसका एक ज्वाइंट कार्यक्रम है। आगे बढ़ते हैं। कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथन है? कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय हैकाथन है? तो कवच 2023 ये शिक्षा मंत्रालय का है। किसका है? शिक्षा मंत्रालय का है कवच 2023। ये क्या है कि साइबर सुरक्षा से चुनौतियों से निपटने के लिए, फिर से इसे देखिए, कवच है। तो कवच किसके लिए? जो साइबर अटैक होते हैं उससे कवच प्रदान करने के लिए कवच 2023। तो ये जो साइबर सुरक्षा से संबंधित जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए नई जो विचार है या इनोवेशन है और टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से इसका समाधान करना। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है। इसमें AICTE जो है, AICTE इसे क्या बोलते हैं? भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद और पुलिस अनुसंधान संगठन विकास ब्यूरो, साइबर अपराध और समन्वय केंद्र, ये सारे इसमें सम्मिलित हैं इस जो राष्ट्रीय स्तर का हैकाथन हो रहा है उसमें। और ये किसका है? कवच 2023 शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। ठीक है, कवच 2023 शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। आगे देखेंगे, भारत के पूंजीगत खरीद का कितना प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है? फिर से पढ़ रहा हूँ इसे। भारत के पूंजीगत खरीद बजट का कितना प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है? तो वो है 75%। ठीक है, देखिए, जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने घोषणा किया था कि 2023-24 में घरेलू उद्योग के लिए रक्षा पूंजी की खरीद का रिकॉर्ड 75% निर्धारित किया जाए। ठीक है, जो कुल बजट का 13.18% होगा। उसी तरह से आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो खर्च है उसे बढ़ाकर 1.63 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बजट खरीद का हम लोग देख ले प्रतिशत कितना निर्धारित किया गया है, वो है 75%। आगे देखते हैं, ग्लोबल टेक समिट 2023 का मेज़बान कौन है? तो ग्लोबल टेक समिट 2023 का मेज़बान है विशाखापट्टनम। ये ग्लोबल टेक समिट किसका है? तो G20, आप जानते हैं G20 का आयोजन भारत कर रहा है। तो G20 के तहत जो तकनीकी और व्यावसायिक आयोजन होगा, देखिए अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग आयोजन कर रही है और अलग अलग स्टेट्स में हो रही है, तो उसी में विशाखापट्टनम में ग्लोबल टेक समिट हुआ। ग्लोबल टेक समिट हुआ किसका है? ये G20 का। तो ग्लोबल टेक समिट हुआ है, ये किसका है? टेक्नोलॉजी एंड जो व्यावसायिक आयोजन है उसकी श्रृंखला है, इसे हम बोलते हैं ग्लोबल टेक समिट। ये विशाखापट्टनम में शुरू हुआ और इसमें लगभग 10,000 प्रतिनिधि पार्टिसिपेट किए हैं। आगे देखेंगे, भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में
महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया? तो महिला स्नो क्रिकेट का आयोजन कहाँ किया गया? ये जम्मू कश्मीर में किया गया। हरविंगर 2023 किस संस्था द्वारा आयोजित वैश्विक हैकाथन है? हरविंगर 2023 ये RBI द्वारा स्थापित आयोजित एक वैश्विक हैकाथन है। हरविंगर 2023 क्या है? ये बोल सकते हैं इसको इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका थीम क्या था? इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। डिजिटल सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए और डिजिटल सर्विसेज को इंक्लूसिव बनाने के लिए ये हरविंगर 2023 वैश्विक हैकाथन का आयोजन किया गया। ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसको मेंस के आंसर राइटिंग में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो इंक्लूजन है, इकोनॉमिक इंक्लूजन में यदि स्टेप देखा जाए तो आप हरविंगर 2023 को डाल सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि RBI का ये स्टेप उठाया गया है अभी। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है लक्ष्मी भंडार किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा लागू की जाने वाली योजना है? तो लक्ष्मी भंडार पश्चिम बंगाल द्वारा आयोजित की गई है और यह एक कल्याणकारी योजना है, सामाजिक कल्याणकारी योजना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा देश म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करता है? फिर से पढ़ रहा हूँ, कौन सा देश म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करता है? तो म्यूनिख कहाँ है? जर्मनी में है, तो जर्मनी ही करेगा। ठीक है, जर्मनी करता है। ये जो सम्मेलन है ये एक वार्षिक सम्मेलन है और सुरक्षा के मुद्दों पर यह सम्मेलन होता है। ठीक है, अब इसमें जो है इस बार रशिया यूक्रेन जो है युद्ध हुआ उस पर फोकस किया गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश में सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन होने की उम्मीद है? फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? तो वह है बिहार। ठीक है, अब क्या है कि एक XDI एक रिपोर्ट है XDI, उसके ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क, फिर से बोल रहा हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क, ये रिपोर्ट है किसका? XDI का। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। XDI क्या बोल रही है कि ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं पर जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 14 भारतीय राज्य विश्व 50 तक दुनिया के 2600 से अधिक क्षेत्रों में से शीर्ष 100 जलवायु प्रवण क्षेत्र में होंगे। कहने का मतलब है कि विश्व 50 तक जो है 14 राज्य बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा क्लाइमेट चेंज से। इसमें बिहार का जो स्थान है वो है 22वां, और जो 22वां है ये वैश्विक रैंकिंग है। 22वां जो है वैश्विक रैंकिंग है बिहार का, और उसमें क्या है कि सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है। तो क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन के रूप में बिहार को एक क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन के रूप में इसे घोषित किया गया है, और इसका रैंक क्या है? ये 22वां है, 22वीं वैश्विक रैंकिंग है बिहार का। किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया? XDI की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के हिसाब से। तो इसे आप जो अभी 68 का जो मेंस होने वाला है उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बिहार को लेकर एक बहुत अच्छा न्यूज है, मतलब बिहार को लेकर के ये एक न्यूज है जिसे आप मेंशन कर सकते हैं। जो इकोलॉजी या उसमें जो क्वेश्चन आएंगे इकोलॉजी वाले में, या फिर जो साइंस टेक का जो क्वेश्चन आता है उसमें प्रदूषण और उसको कट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और उसमें बिहार को लेकर यदि कुछ मेंशन करना है तो आप इस रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, कौन सा शहर पहली बार G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का मेज़बान है? कल्चर ग्रुप वर्किंग CWG की बैठक का मेज़बान है, तो यह है खजुराहो। खजुराहो में क्या है कि G20
आप जानते हैं कि G20 का जो सम्मेलन हो रहा है अलग अलग शहरों में हो रहा है, तो कल्चर वर्किंग ग्रुप की जो बैठक हुई G20 की वो कहाँ हुई, खजुराहो में हुई। और CWG का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, विश्व 30 तक सांस्कृतिक संपत्ति का जो अवैध तस्करी होता है या ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग की जो अवैध गतिविधियां होती है उसका नियंत्रण करना और उसका नियमन करना, ये इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है CWG वर्किंग ग्रुप का। आगे देखेंगे ECDNA। ECDNA का अर्थ क्या है? ECDNA का अर्थ क्या है? जिसे हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैंसर के प्रसार के लिए मददगार एजेंटों के रूप में पाया है। ECDNA, अब देख लीजिए, ये साइंस टेक का क्वेश्चन बन सकता है, साइंस टेक क्वेश्चन में आप इसे मेंशन कर सकते हैं। तो ECDNA जो है इसे बोला जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA, ECDNA, ठीक है। अब क्या है कि वैज्ञानिक जो हैं DNA के छोटे छोटे टुकड़ों को उन्होंने खोजा और इन टुकड़ों को कहा इन्होंने ECDNA। ये जो ECDNA है कैंसर के फैलने में मदद करता है और यह जो खोज है कैंसर ग्रेट चैलेंजेज पहल पर काम कर रहे जो शोधार्थी हैं उनके द्वारा ये खोजा गया है। आनुवांशिक सामग्री के रूप में ये बहुत छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें ओंकोजीन्स के रूप में जाना जाता है। ओंकोजीन्स आप जानते होंगे, कैंसर का जो स्टडी होता है वो ओंकोलॉजी में करते हैं, तो ओंकोजीन्स के रूप में इसे जाना जाता है कैसे, ECDNA को, ठीक है। तो अब इससे क्या है कि अब इसकी खोज के बाद क्या होगा कि कैंसर कोशिकाओं को वर्तमान कैंसर उपचारों के लिए अधिक प्रतिरोधी बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डाटा लिंक संचार का नाम क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डाटा लिंक संचार का नाम क्या है? तो वो नाम है वायु लिंक। क्या नाम है इसका? वायु लिंक। अब देखिए, जो इंडियन एयरफोर्स है वो वायु लिंक के नाम से एक स्वदेशी डाटा लिंक विकसित किया है। सिग्नल कम होने की स्थिति में क्या है कि बेस स्टेशन पर रेडियो संचार भेजा जा सकता है नेविगेशन सिस्टम का यूज़ करके। भारतीय नेविगेशन सिस्टम कौन सा है? IRNSS। इसका उपयोग करके, IRNSS को ही हम क्या बोलते हैं? नाविक। तो नाविक का उपयोग करके क्या है, वायु लिंक के माध्यम से संदेश को सिग्नल कम होने की स्थिति में बेस स्टेशन तक भेज सकते हैं, ठीक है। तो इससे इंटरप्शन की स्थिति में ये वायु लिंक काम करेगा। वायु लिंक किसका है? IAF द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा संचार लिंक है। आगे देखेंगे, ग्लोबल लेबर रिजिलियंस इंडेक्स 2023 के अनुसार श्रम बाजार लचीलापन किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? ग्लोबल लेबर रिजिलियंस के हिसाब से तो ये बता रहा है कि जो नॉर्थ अमेरिका है, USA में श्रम बाजार लचीलापन है। और अब जानते हैं ये जो सारी जो रिपोर्ट होती हैं वहाँ की ही कोई संस्था जारी करती है, तो ये इसमें पारदर्शिता का काफ़ी अभाव होता है। लेकिन ठीक है, हम इस क्वेश्चन को हम आगे कैरी करेंगे। और ये क्या है? ग्लोबल लेबर रिजिलियंस इंडेक्स, इसमें सबसे अधिक लचीला कौन सा है? ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। आगे देखेंगे, इसमें कहा गया है कि जो यूरोप और एशिया के जो कंट्री हैं वो लचीले होते जा रहे हैं, लेकिन उत्तरी USA जो है वो लचीलापन है ऑलरेडी श्रम बाजार के रूप में। आगे देखते हैं, अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू है? अमृत नगरोत्थान योजना है ये कर्नाटका में लागू है। इसमें क्या है कि जो नगर है उसके उत्थान के लिए, पुनरुत्थान के लिए काम किया जाएगा और इसमें हाई डेंसिटी कॉरिडोर के तहत 108 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है अमृत नगरोत्थान योजना के तहत। अगला देखते हैं, CERS ने किस श्रेणी की बिजली के लिए सपोर्ट मार्केट सेगमेंट शुरू करने का प्रस्ताव की मंजूरी दिया है? तो यह है महंगी शक्ति। अब देखिए, CERS जो है, CERS ने क्या है कि एक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसको एक आदेश दिया गया कि
भारत के जो बिजली नियामक हैं महंगी बिजली के लिए अलग स्पॉट मार्केट सेगमेंट शुरू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया जाए। और इससे क्या है कि देश के सबसे बड़े स्पॉट पावर मार्केट को ये चीज़ दी गई है। CERS ने किस श्रेणी की बिजली के लिए स्पॉट मार्केट सेगमेंट शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो वो है महंगी शक्ति, इसका नाम है महंगी शक्ति श्रेणी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए जो आएगा क्वेश्चन, मान लिया महंगी शक्ति किससे संबंधित है, तो आप इसका आंसर क्या दीजिएगा? बिजली से संबंधित है। और ये जो विद्युत मंत्रालय है उसकी एक शुरू की गई योजना या सेगमेंट जो है स्पॉट मार्केट सेगमेंट, उसकी एक पहल है, यह एक प्रस्ताव है, एक मंजूरी है। ठीक है, और वो किसके लिए है, किस श्रेणी की बिजली के लिए? तो वो है महंगी शक्ति। आगे देखेंगे, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने सशस्त्र बलों से संबंधित एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस भारतीय संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है BEL। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनके साथ समझौता किया है। और ये समझौता पे हस्ताक्षर किया गया है। इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो हवाई प्लेटफॉर्म है उसको सुरक्षा किस तरह से प्रदान किया जाए, इसके लिए ये दोनों कार्य करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। भ्रष्ट आचरण शब्द को भारत में किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? भ्रष्ट आचरण मतलब करप्ट प्रैक्टिस को ये कहाँ पे परिभाषित किया गया है? तो वो किया गया है लोक अधिनियम का प्रतिनिधित्व करने वाली जो अधिनियम है उसमें किया गया है। तो भ्रष्ट आचरण संबंधित मुद्दों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 जो होता है उसके द्वारा निपटाया जाता है। और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि भारत में कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार की शिक्षा योग्यता के आधार पर अपना वोट नहीं डालता है। ये तो एक फैक्ट है कि कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार की एजुकेशनल जो कैपेसिटी है उसके आधार पर वोट नहीं डालता है। इसीलिए चुनावी उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी को भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच की संधि है? तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है ये USA और रसिया के बीच की संधि है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इसमें क्या है, हालांकि न्यू स्टार्ट ट्रीटी अब ब्रेक हो चुका है, जो अमेरिका और रसिया के बीच में था। ये बेसिकली था जो परमाणु हथियार की संख्या है उसको सीमित करने को लेकर के ये संधि किया गया था, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो अब समाप्त हो चुका है। तो ये 30 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और इस जो टॉप 30 सीरीज़ है इसके साथ आप बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।